इब्रार अहमद जी, आज टीम अमीन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या ऐसा उद्देश्य है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज हम लोग अंजुमन इस्लामिया के लिए जो टीम अमीन का जो अहदनामा है ये हम लोग जारी किए हैं, जिसमें हम लोगों ने अहद किया है कि मौलाना आज़ाद के वरासत के हम अमीन हैं और उनका जो फ़िक्र था उनको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक कंपोजिट सोसाइटी में एक मुसलमान के हैसियत से किस तरह से पुरवकार ढंग से हम लोगों को ज़िंदगी जीना है, तालीम में आगे बढ़ना है, रोज़गार में आगे बढ़ना है और एक सामाजिक समरसता बना करके कैसे जिएंगे और इस समाज में एक अच्छे नागरिक के हैसियत से कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, ये जो मौलाना आज़ाद के जो ख्यालात थे उन ख्यालात को हम लोग आगे बढ़ावेंगे। हम लोग 11 नवंबर से 15 नवंबर तक के एक शिक्षा और सद्भावना अभियान चलाते हैं, उसको हम लोग और भी मजबूत करेंगे। कि हम लोगों ने ये कहा है कि जब अभी काम कर रहे हैं तो बहुत सारी गलतियां होती है, तो हम लोग इसके लिए एक मशावरती कमेटी बनाएंगे सीनियर लोगों का, जिसके सामने जवाबदेह होगा, जो जवाबदेह होगा हमारा प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, वो हमारे प्रोग्राम का रिव्यू करेंगे और फिर जो है किसी तरह का जो है मशवरा देना होगा, किसी तरह का जो है मैंने एडवाइस देना होगा, वो हम लोग को देंगे और फिर ये देखेंगे कि काम प्रॉपर ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। लड़कियों के लिए जैसा इन्होंने कहा कि इस बार फोकस हम लोग जो है रोज़गार पे करेंगे। जो हमारी ज़मीनें पड़ी हुई है, अनयूटिलाइज है, जिसको हम लोग प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर सके, ये हम लोगों की कोताही रही, कमी रही, गलती रही, जो भी बोलिए। और अभी जो हम लोग ले करके आए हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट को, जो तजुर्बाकार एडमिनिस्ट्रेटर है, तो एक मकसद ये भी है कि रोज़गार के अवसर को पैदा किया जाना, स्किल डेवलपमेंट का काम करना और जो हमारी ज़मीनें हैं उसमें दुकान और बाकी चीज़ों का निकाला जाना, ये हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और महिलाओं के लिए भी एक शेल्टर हो, जो महिलाएं जो है उसको जो है रोज़गार से जोड़ना, ख़ास तौर से जो हमारे यहाँ तलाकशुदा महिलाएं हैं या फिर जो है बेवा औरतें हैं, उनके लिए काम करने की कोशिश। जो यतीम बच्चियाँ हैं उन तमाम लोगों के लिए सोचना, ये हमारी ही जिम्मेदारी है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग एक महिला सेल भी बना लेंगे। हेल्थ में हम लोग जो मदद करते हैं तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया करते हैं हर महीने दवा इलाज में, हम लोग उसको अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मदरसा जो हमारा जो था, हम लोगों के आने से पहले ये मदरसा जो है ये सरकारी तहवील में चला गया था और उसके प्रेसिडेंट रांची के एमएलए थे। बाद में हम लोगों ने इसका जो है माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल करवाया और अब जो है मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर है, लेकिन इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारी बातचीत जो है सरकार से चल रही थी कि एटलीस्ट 5 एकड़ ज़मीन जो है, चूँकि मौलाना आज़ाद का जो है यादगार है, इसलिए 5 एकड़ ज़मीन जो है इस मदरसे के लिए दिया जाए। उस पर बातचीत कुछ हुई थी और इंशाअल्लाह ये मसले का हल निकलेगा। साथ ही साथ मौलाना आज़ाद एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी, इसके लिए इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। एक माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे थे, जैसा इन्होंने कहा कि फोकस हमारा जो है रोज़गार पे होगा, तो हम रोज़गार पे फोकस करेंगे और इन तमाम चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। हम वक्फ बोर्ड को अंशदान देते हैं, लगभग 20 लाख रुपए के आसपास दिए हैं। तमाम अंशदान दिया जाएगा तो ये अच्छी खासी रकम हो जाएगी। तो हम लोग ये चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड जो है वो हमारे यहाँ के जो मदरसा के जो इमाम है, ख़तीब है, मुअज्जिन है और ख़ास तौर से जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके लिए जो है वजीफ़ा मुकर्रर किया जाना, ये हमारी अंशदान की रकम से जो है वक्फ बोर्ड को करना चाहिए। ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? इस पैसा का इस्तेमाल फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम होना चाहिए और जो हमारे मस्जिदों का रख रखाव जो है उसमें होना चाहिए, इसलिए कि हमारा ही पैसा होता है वो। और ख़तीब, इमाम, मुअज्जिन जो है उनका जो है वजीफ़ा मुकर्रर किया जाना चाहिए। ख़ास तौर से जो ज़्यादा ज़ईफ़ हो गए, ज़्यादा उम्र के हो गए, तो ये कोशिश की जा रही है। इसके लिए लेटर भी दिया गया है, आगे भी कोशिश की जाएगी। इस्लामिया इससे पहले इमाम और खतीब का जो सैलरीज आप जो बोल रहे हैं
बढ़ाया जाएगा, इससे पहले कितना था उन लोगों का बढ़ाया गया था अंजुमन की तरफ से? हाँ, अंजुमन का जो अपना मस्जिद है उसमें बढ़ाया गया है और ठीक ठाक बढ़ाया गया है। अंजुमन का अपना जो जामा मस्जिद है उसमें हम लोग जो है उसमें बढ़ाए हैं, इसलिए कि जब हम बोलते हैं कि इमाम, खतीब और मुअज्जिन की तनख्वाहें ठीक हो तो पहले हमको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं उसको ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक माइक्रो फिनांस हमारे यहाँ जो है महिला मंडल है, जब किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो महिला मंडल जाता है। अच्छा है बुरा है अब इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको एक अल्टरनेट तो देना पड़ेगा ना। किसी को अच्छा कह देना, बुरा कह देना, खराब कह देना यह बहुत आसान होता है, लेकिन उसका अल्टरनेट हमको देना पड़ेगा। तो अल्टरनेट हम लोग देने की कोशिश करेंगे कि एक माइक्रो फिनांस गैर सूदी निज़ाम के ज़रिया जो है हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है कोई अगर मान लीजिए कि किसी के हस्बैंड बीमार हो जाते हैं, बच्चा बीमार हो जाता है, किसी को एडमिशन में पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाएगा आखिर? कहीं न कहीं से उसको मदद किया जाना चाहिए। तो ये हम कोशिश करेंगे। जैसे एक चीज़ है, अल्लाह के फजल से हम ये देखते हैं कि अभी ज़कात और अतिया फंड जो मेरा होता है उसमें लोगों को हमको कॉपरेशन मिलता है। लोगों का यकीन होना चाहिए कि ये पैसा बर्बाद नहीं होगा। वो मदद करने वाले काफ़ी लोग हैं। हॉस्पिटल में जब हम लोग इमारत की तामीर करते हैं तो एक आदमी 20 लाख रुपया तक देता है, 10 लाख देने वाले भी है, 5-5 लाख देने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो हम इसको जब शुरू करेंगे, उसका ऑलरेडी खाका बन गया है। हैदराबाद में, पटना में और बाकी जगहों पे जो लोग चला रहे हैं उनसे बातचीत हुई है और उसके लिए एक हमारे पास कमेटी है, वो कमेटी काम कर रही है। तो रिसोर्सेस का मोबिलाइजेशन माने रखता है। ऐसा थोड़ी है कि वादा कर दिए और हो गया, तुरंत शुरू कर दिए, पैसा आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। हमको रिसोर्सेस का मोबिलाइज करना पड़ेगा और अपने लोगों से करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह हम लोग इसमें कामयाब होंगे। हमारे पास पैसे की कमी नहीं होती है, लोगों की कमी होती है। अभी तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा लोग जब आवेंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो इन कामों को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, वहाँ पे डॉक्टर्स की शिकायत हमेशा आती है कि डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, क्या कारण रहा है? बिल्कुल 2 चीज़ें आती है, इसके अलावा और भी शिकायतें आती हैं। डॉक्टर की कमी है। हमारे पास गायनेकोलॉजी में जो है बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, हमारे पास सर्जन बहुत अच्छे हैं, ऑर्थो में हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है फिजिशियन अच्छे नहीं हैं। तो डॉक्टर की कमी हमेशा रहती है और हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर डॉक्टर को लाने की। देखिए एक चीज़ है ना, बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। हमारे यहाँ जो हम 50 रुपये लेते हैं ओपीडी में, 85 रुपया ले रहे हैं, और डॉक्टर की फीस अभी जो है कहीं भी बाहर 300, 350, 400, 500 होता है। 50 रुपये में तो कोई नहीं आना चाहता है। तो 50 रुपया मरीज के तरफ से हम देते हैं किसी अच्छे डॉक्टर को, और 100 रुपया हम जो है हॉस्पिटल से देते हैं। 150 रुपया हम देते हैं डॉक्टर को और इस तरह से चलाते हैं। एक डॉक्टर जो है हमारे यहाँ जो आईसीयू में रहते हैं, डॉक्टर एहरार साहब, उनकी तनख्वाह 1,25,000 रुपया है। आप देखिएगा आईसीयू में बहुत कम पैसा आता है। ये पैसा हम लोग जो है सब्सिडाइज करके उनको देते हैं, लेकिन डॉक्टर की कमी अभी भी है। हम लोग तलाश करते हैं। अब बच्चों का वार्ड की है तो 24 घंटा बच्चों का डॉक्टर रहना चाहिए। ये कोशिश हम भी कर रहे हैं। आप लोगों से भी मदद की गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी डॉक्टर का इंतज़ाम अगर होता है कहीं पे तो आप अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके आप रिकमेंड कीजिए। इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं। जब हॉस्पिटल की बात होती है, हॉस्पिटल में और भी दिक्कत है। अभी बता देंगे तो पता नहीं चुनाव का समय है, सही रहेगा कि नहीं रहेगा। कहीं ज़्यादा पब्लिसिटी होने लगा तो दिक्कत हो जाएगी, विपक्ष को पता चलेगा। तो बताइए, कम से कम मालूम चले कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये होती है कि जब हम डॉक्टर्स लाते हैं तो बहुत अफसोस का बात है कि डॉक्टर भी अभी बहुत कमर्शियल हो गए हैं। इस समाज के हिस्सा है। जब सब लोग कमर्शियल हो गए और पैसा ही जो है नोचने में लग गए हैं और सोल ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना रह गया है, तो ये तो सब लोगों में आ गया है। पॉलिटिशियन में आ गया, सोशल वर्कर में आ गया, वकील में आ गया, जर्नलिस्ट में आ गया, तो डॉक्टर में भी आ गया है। अब होता यह है कि डॉक्टर जो है, बहुत से डॉक्टर जो है दवाएं ज़्यादा लिख देते हैं
और कॉस्टली दवा लिख देते हैं। आप देखिएगा कि एंटीबायोटिक जो है, जो बड़े कंपनी का है वो 60 रुपया में मिलता है और लोकल कंपनी का 260 रुपया में मिलता है। तो कुछ कुछ डॉक्टर ऐसा आता है जो 260 रुपया का दवा लिख देता है और फिर डॉक्टर से पूछते हैं कि भाई साहब आप जो है ये दवा जो लिख रहे हैं तो अच्छे कंपनी का दवा तो सस्ते में भी आता है, तो उसी को लिखिए ना। तो डॉक्टर नाराज हो जाता है, कभी डॉक्टर भाग जाता है, कभी कुछ रह जाता है, कुछ बात मानता है। तो इसी तरह से सिलसिला चलता है और डॉक्टर की कमी हो जाती है हम लोगों के पास। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर लावें और इस हॉस्पिटल को जो सस्ते में चले और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे। नर्स को रखिएगा तो नर्स जो है पैसा नहीं ले पेशेंट से, बदतमीजी नहीं करे और अपने जिम्मेदारियों को अच्छा से निभावे। अब उसको डांटिएगा तो चल जाता है फिर लोग के पास। लोग अभी भी जो है हॉस्पिटल 20% जो है आगे बढ़ा है, 80% जो है इसको जो है बेहतर करने की और ज़रूरत है। दवाइयों की अगर हम बात करें तो दवाइयों में काफ़ी मार्जिन होता है, 20%, 30%, 40% तक मार्जिन होता है। तो आज तक अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का खुद का दवाई दुकान क्यों नहीं है कि लोगों को कम रेट में दवाई मुहैया कराया जा सके? आज तक क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण रहा? आप भी 6 साल 7 साल रहे हैं। हम दवा के व्यापारी नहीं तो मालूम होनी चाहिए। लेकिन एक बात है ना, पहले ये चीज़ देखिए कि हम लोग पहले ये करते थे कि जो ऑपरेशन होता था तो वो बाहर से दवाइयाँ आती थी, समझ रहे हैं? तो उसमें जो है 6,000 5,000 की दवा एक जो है गोल्ड ब्लैडर के ऑपरेशन में लगता था। अब हम लोग ये करते हैं कि ये दवा हम लोग खुद रखते हैं तो ये 2200-2300 का दवा जो है लगता है और इसके वजह से पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। इसमें हम लोग कर रहे हैं। अब हो गया कि जो डॉक्टर जो दवा लिखता है माने जो ओपीडी में जो दवा लिखता है ऑपरेशन के केस में या जो एडमिटेड पेशेंट होता है उसके केस में दवा हम लोग खुद ही दे रहे हैं अभी। उसके बाद ये होता है, पहले सुन लीजिए, बात सुन लीजिए ना भाई महाराज। पहले अब जो दवा जो है तो जो ओपीडी में जो डॉक्टर होता है जो दवा लिखता है, ये जो दवा लिखता है वो मरीज खुद दवा लाने के लिए जाता है, बाहर से लाने के लिए जाता है। अब दवा की दुकान करने के लिए जो हमको जो बेसिक चीज़ की जो ज़रूरत है जो अब हम लोग मुकम्मल किए हैं वो ये है कि फार्मासिस्ट का एक होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि ईमानदार लोगों का होना ज़रूरी है। बाहर का जब दवा का दुकान जब है तो इसके लिए जो है जगह की भी ज़रूरत है और आदमी जो है उसको कौन बराबर ध्यान देगा। पता ये चला कि एक दवा की दुकान हम कर लिए हैं, अब प्रॉपर ढंग से देखभाल नहीं कर रहे हैं तो लेनी का देनी हो गया। जो आदमी दवा के दुकान में है ये पता चला कि ये दवा और ज़्यादा कॉस्टली हो जा रहा है। अब हम लोग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। अब अल्लाह के फजल से एक फार्मासिस्ट आ गया है हमारे पास, दवा दुकान के लिए जगह भी खोज लिए हैं और दवा दुकान करने की बात कर रहे हैं। तो जो दवा का जो दुकानदार लोग है उन लोग बिगड़ जा रहा है कि देख लो तोरा चुनाव में तू दवा दुकान करबे। हम लोग तो ये भी चल रहा है। उम्मीद रखें कि आप अगर आप फिर से अगर आते हैं तो फिर दवा जो भी कमियां हैं वो पूरी होंगी। कमियां पूरी होगी इंशाल्लाह। लेक्चर वार्ड में बात करें तो वहाँ भी इमरजेंसी डॉक्टर नहीं है, रात में परेशानी हो रही है। भाई ये तो बोल रहा है भाई कि डॉक्टर नहीं है, ये तो बोल रहा है। जो वार्ड इमरजेंसी जो डॉक्टर के बैठने का रूम बना वहाँ भी डॉक्टर नहीं रहते हैं। और कुछ शिकायत ये भी आई है कि कुछ लोग डॉक्टर जो है रात में इमरजेंसी में ड्रिंक करके भी बैठे रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं। ऐसा शिकायत बाजार में जो है ना ये चंडू खाना वाला जो है ना अफवाह पे ध्यान मत दीजिएगा। और जो है कोई भी डॉक्टर ड्रिंक करके बिल्कुल नहीं आ सकता है। ये कह सकते हैं कि डॉक्टर को रात भर जागे रहना है। अभी हम लोग जो है पहले ऊपर में एक कमरा था वहाँ चला जाता था तो ढकढकाते थे तो देर हो जाती थी उठने में। पहले सुन लीजिए, अब हम लोग जो है किए हैं कि डॉक्टर का जो है इमरजेंसी ही में जो है एक तो बेड लगा दिए हैं कि अगर रेस्ट करना होगा, कमर सीधा करना होगा तो आप यहीं पे कर लीजिएगा, लेकिन पेशेंट जब आएगा तो उसको कीजिएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है, उस सिचुएशन को मैंने बेहतर करने की कोशिश और ये लगातार कोशिश जो है ईमानदारी से जारी रखना चाहिए। फंड की कमी नहीं है, लोग 10 लाख 15 लाख 20 लाख देने के लिए भी तैयार रहते हैं। हाँ तो और केवल मैनेजमेंट की ज़रूरत है।
तो क्या अपने पास मैनेजमेंट टीम नहीं है या फिर क्या कारण हो रहा है कि इस तरह की चीजें हम लोग Right. केवल नहीं कर पा रहे हैं अपने बिल्कुल हॉस्पिटल बिल्कुल में? कर नहीं पा रहा है, सो बात नहीं है, कर पा रहे जी। हैं लेकिन और बेहतर करना पड़ेगा। जी। ये हो ये रहा है कि हमारे पास मैनेजमेंट की जो टीम है ये वॉलंटियर है। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, अपने कारोबार को नेगलेक्ट करके हमारे यहाँ मत आइए। जी। अपना काम धाम छोड़ दीजिएगा और अपना भी बाल बच्चा अगर आपका है उसकी ज़रूरतें हैं तो कल के दिन में आप हमारा अंजुमने से पैसा निकालने का कोशिश कीजिएगा। तो बेहतर है कि आप अपने कारोबार में लगे रहिए, अपने बाल बच्चे को पढ़ाइए, अपने परिवार को देखिए, रिश्तेदारों को देखिए और अपना जो है लीजर टाइम का एक हिस्सा जो है आप हमारे अंजुमन को भी दीजिए। अभी आप देखिए कि 60 आदमी जो है मजलिस आमला में खड़ा हुआ है, कुछ न कुछ खिदमत का जज्बा लेके खड़ा हुआ होगा। अब हम इन तमाम 60 आदमी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया चुनाव जीतो या हारो, तुम अंजुमन के साथ जुड़ करके काम करो। मजलिस आमला नहीं तो मजलिस अमल के साथ जुड़ो। हमको कॉलेज में ज़रूरत है लोगों की, हॉस्पिटल में ज़रूरत है, मदरसे में ज़रूरत है, हमको तमाम जगह पे लोगों की ज़रूरत है। और जो लोग खिदमत के जज्बे से अभी अंजुमन इस्लामिया में आ रहे हैं या अंजुमन इस्लामिया में नहीं भी खड़े हुए हैं, ये तमाम लोग अंजुमन इस्लामिया से जुड़ेंगे तो मिलजुल करके इज्तिमाई तौर पे जब हम काम करेंगे, एक जो है कलेक्टिव लीडरशिप डेवलप करेगा तो मेरा काम आगे बढ़ेगा। हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे इब्रार जी कि अभी आप शिक्षा की भी बात कर रहे थे, तो शिक्षा पर हम बता रहे हैं कि आज़ाद हाई स्कूल और मौलाना आज़ाद कॉलेज, हाँ। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है और आप लगातार अध्यक्ष रहे हैं। ये आज़ाद स्कूल जो है ये बहुत पहले हम लोग के आने से पहले लोगों ने सरकार के तहवील में दे दिया था। जी। ये आज़ाद स्कूल जो है अंजुमन इस्लामिया का नहीं रहा है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। लेटर पे तो अंजुमन का चलता है। नहीं, मिडिल वाला तो अंजुमन का ही। एक मिनट पहले सुन लीजिए, आज़ाद हाई स्कूल अंजुमन का नहीं है, ये चीज़ पहले जान लीजिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मदरसा इस्लामिया जिसे मौलाना आज़ाद ने बनाया था वो सरकार के तहवील में चला गया था और उसके प्रेसिडेंट सीपी सिंह थे। बाद में हम लोगों ने उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल किया। आज़ाद कॉलेज जो है ये अभी उसका जो है माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं है और अंजुमन इस्लामिया के तहवील में नहीं है। हम लोग इसका एक पिटीशन जो है दिए हुए हैं, लेकिन आपको भी पता है कि पिछले सरकार में जब हम लोग दिए थे तो उनका रवैया फ्रेंडली नहीं था। मिडिल स्कूल जो है एक ये अंजुमन इस्लामिया का ही है, माइनॉरिटी कैरेक्टर भी है। उसके सदर जो है माने आपके एक जो है मास्टर साहब थे, उनका बहुत देन भी था। मैंने जब जो है हाई स्कूल सरकार को दे रहा था कि तनख्वाह हमको नहीं मिलता है अंजुमन से, इसलिए सरकार को दे रहे हैं। साहब ने कहा था कि तनख्वाह मिले या नहीं मिले हम सरकारी तहवील में नहीं देंगे। तो वो सदर वही थे मैंने उसके, हम लोगों ने भी डिस्टर्ब नहीं किया था उनको। अच्छा नहीं लगा कि जरा सा साहब की कुर्बानी है उसको हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, तो वो चला रहे थे। उनकी एक कमेटी थी। साहब का इंतकाल हो गया है और बंगलौर में अभी वहाँ पे कोई सदर नहीं है। चुनाव होगा और चुनाव के बाद में हम लोग उसको देखेंगे। मौलाना आज़ाद कॉलेज में क्या इतिहास रहा है अंजुमन के कोई रिलेशन का सरकारी नौकरी पाया हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? अभी तक क्योंकि बहाली क्यों नहीं हो रही और नए टीचरों की? पहली बात है मेरा कोई रिलेटिव जो है आज़ाद कॉलेज में या किसी भी अंजुमन के इदारे में पूर्व के अध्यक्ष क्या किए वो तो आपको पता ही है। हर अध्यक्ष जो आया तो अपने लोगों को बहाल किया है। अभी जाइएगा तो बहुत ज़्यादा माने, चलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो फिर प्रमोशन डिमोशन का क्या लेना देना इसमें, क्योंकि प्रमोशन होना चाहिए ना और भी नए टीचरों को मौका देना चाहिए ताकि आज़ाद कॉलेज में शिक्षा और बेहतर हो सके। बिल्कुल, हाँ। पहली बात यह है कि मेरा कोई रिश्तेदार ना तो आज़ाद कॉलेज में ना अंजुमन के किसी भी इदारा में बहाल हुआ है, बिल्कुल। और सिर्फ मेरा नहीं, कोई भी जो हमारे साथ के लोग हैं उनका कोई इस तरह से पैरवी में हम लोग बहाली नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि आज़ाद कॉलेज में
आज़ाद कॉलेज में जो बहाली का मामला होता है तो बहाली की एक प्रक्रिया है, यूजीसी का एक नियम है, उसी के तहत होता है। पहली बात तो ये है कि लीडिंग न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक इंटरव्यू बोर्ड होना चाहिए जिसमें एक्सपर्ट्स हों और ईमानदार लोग हों। ये ईमानदार लोग जो है और एक्सपर्ट्स जो है ये इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू लेने के बाद हो सकता है कि जो पहले से पढ़ा रहा है, चाहे उसका अपॉइंटमेंट किसी भी तहत हुआ हो, किसी के पैरवी में हुआ हो, जायज़ हुआ हो, नाजायज़ हुआ हो, लेकिन अगर वो है कॉलेज में, पढ़ा रहा हो या नहीं पढ़ा रहा हो, लेकिन कॉलेज के रजिस्टर में उसका नाम है एज ए प्रोफेसर, तो उसको भी इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसको कुछ प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा। नियम है कि अगर जो पढ़ा रहा है उसको प्रेफरेंस देंगे 5 नंबर का, लोकल आदमी है उसको 5 नंबर का, तो ये जो है प्रेफरेंस देता है। और जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके बुनियाद पे ये माने आपका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। दूसरा कोई तरीका नहीं है, चोर दरवाजे से अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, किसी का हक मार करके अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, न इसको यूनिवर्सिटी मानेगा, न यूजीसी मानेगा, न जेपीएससी मानेगा। अभी हम लोग का जो है फोकस जो है रोजगार, और ये भी रहेगा। जब आप टीचर को लाते हैं पैरवी के बुनियाद पे, रिश्तेदारी के बुनियाद पे, तो पढ़ाने के लिए थोड़ी लाते हैं। वो तो मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, इसलिए हम उसको रखे हैं। अभी जो आए हैं हमारे जो है आसिफ साहब, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत सारी चीज़ों को वो अपने ढंग से देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह 5 एकड़ ज़मीन कॉलेज के लिए बाना पीढ़ी में हम लोग खरीद लिए हैं। 60-70 बरस से ये कॉलेज चल रहा है, कॉलेज की अपनी ज़मीन नहीं थी, एफिलेशन जो है इसका ख़त्म होने वाला था, तो ये ख़त्म होने वाला एफिलेशन था, किसी तरह से 5 एकड़ ज़मीन हम लोग लिए हैं। उसके बाद जो है कायदे से और जो है बिल्कुल जो है नियम अनुसार जो है हम लोग अपॉइंटमेंट करेंगे, और वहाँ पर जो है ये देखा जाएगा कि ये कॉलेज सिर्फ डिग्री देने के लिए नहीं है, ये कॉलेज अच्छे तालीम के लिए जाना जाए, ये हम लोग कोशिश करेंगे। मौलाना आज़ाद का सपना जो है वो ये था कि हिंदुस्तान में, अनडिवाइडेड हिंदुस्तान में, मुसलमान इज्जत और वक़ार से के साथ बहैसियत एक मुसलमान के कैसे रहेगा, ये उनका सपना था। और उनके सपने को लोगों ने जो है जज्बाती नारा लगा करके, जोशीला बातें करके उनके सपने को लोगों ने चकनाचूर किया है। तो पूरे हिंदुस्तान के लिए उनका एक सपना था कि मुसलमान कैसा होना चाहिए, कुरान और हदीस की रोशनी में तालीम होना चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, मेहनत कश लोग होने चाहिए, और जो है हलाल रोज़ी कमाने वाले लोग होना चाहिए, और जो है लोगों के साथ जो है दोस्ती मोहब्बत और प्यार से जो है जीने वाले लोग होना चाहिए, ताकि जो है एक मुसलमान जो है प्रॉपरली जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट कर सके। दूसरे लोग जब देखें तो वो ये बतावे कि हाँ ये मुसलमान है, ये अहले इस्लाम है, और उसकी इज्जत करे और कदर करे। तो मौलाना आज़ाद का सपना ये था कि इन्होंने अंजुमन इस्लामिया भी यहाँ बनाया था। अंजुमन इस्लामिया इसलिए नहीं बनाया था कि कितना पैसा आ रहा हो और कितना खैबू कितना कमेबू, इसलिए भी नहीं था कि हम ज़ात बिरादरी करें। मौलाना आज़ाद ने आसिम बिहारी को जो है उसकी हिम्मत अफजाई की थी कि आप मोमिन कॉन्फ्रेंस की तश्कील कीजिए। और तातीगढ़ में जब पहला मीटिंग हुआ था तो उससे मौलाना आज़ाद ने खिताब किया था। लोगों से पूछिए उन्होंने क्या कहा था, मौलाना आज़ाद ने क्या कहा था, आसिम बिहारी ने क्या कहा था। आसिम बिहारी जिन्होंने जो है आपका मोमिन कॉन्फ्रेंस कायम किया था, जो आपका जो है फटा कपड़ा जो है इनका जो है वो जो है पहने रहते थे, जिनका मकान जो है कभी पक्का नहीं हो सका, उनके बनाए हुए मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम पे बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत तरह की राजनीति की और अपने मुफाद को साधने की कोशिश करते रहे। ये कोशिश कल भी हो रही थी, आज भी हो रही थी। ये मोमिन कॉन्फ्रेंस मोमिन के डेवलपमेंट के लिए था और बाकी पसमानदा तबके के डेवलपमेंट के लिए था, ना कि पसमानदा तबकों को जो है माने उनको जो है धोखा दे करके, उनको ठग करके अपने लिए जो है माने हलवा मांडा का इंतजाम करने के लिए था, अपने लीडर बनने के लिए था।
तो ये तो मौलाना आज़ाद का सपना था। उन्होंने सब पे ख्याल रखा था कि ये जो है पसमानदा बिरादरियां हैं, इनके अंदर बहुत तरह की जो है कुरीति है, उसको दूर किया जाना चाहिए, पसमानदगी दूर किया जाना चाहिए, तालीम में आगे बढ़ना चाहिए। और ये चीज़ जो है अगर जो है कोई बिरादरी अपना पंचायत बना करके करता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन बिरादरी के बुनियाद पे बिरादरियों के बीच में फूट डालने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए, फौकियत के लिए अगर किया जाए तो ये गलत चीज़ है। मौलाना आज़ाद ने भी कहा था और आसिम बिहारी उनके खास थे बने, और आसिम बिहारी को उन्होंने बंदा मोमिन कहा था। और ये कहा गया था कि जो भी बनेगा, जो तरीका जो होगा, ये जो है ऐन इस्लाम के उसूल के मुताबिक होगा, इस्लाम के उसूलों से भटक करके नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक बिरादरी नहीं, तमाम बिरादरियां जो इस तरह की हरकत करती है, ये बहुत ही गलत चीज़ होता है। चुनाव की बात नहीं करना चाहते हम, चुनाव बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन चुनाव में अगर कोई हमको इसलिए वोट देता है कि हम किसी खास बिरादरी के हैं, तो खुदा के लिए हमको वोट ना दे, हम पे लानत होगा बिरादरियत के नाम पे चुनाव जीते। ये इसलिए कोई वंचित करता है हमको कि हम फलाना बिरादरी के हैं, ये बिरादरियत जो है पूरे मुसलमानों को बिखेर देगा, तोड़ देगा, पूरे समाज को तोड़ देगा। तो छोटे से चुनाव के लिए हम बिरादरियत को हवा नहीं देंगे। कोई आदमी अगर कोई हमको वोट देना चाहता है किसी खास बिरादरी के होने की वजह से, तो ऐसा ना करे। माने कोई वंचित करना चाहता है कि फलाना बिरादरी का इसलिए वोट नहीं देंगे, फलाना बिरादरी का उसको देंगे, अगर ऐसा कोई करता है तो ऐसा खुदा के लिए ना करे। माने चुनाव जीतना और हारना माने नहीं रखता है। समाज का बचा रहना, समाज का डेवलप करना, आगे बढ़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है।